यह पुस्तक द साइकोलॉजी ऑफ मनी हमें धन के प्रति मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से अवगत कराती है। इसमें बताया गया है कि पैसा केवल संख्या नहीं, बल्कि हमारे अनुभव, मान्यताएं और निर्णयों का मिश्रण है। हमारी सोच, धैर्य और जोखिम लेने की क्षमता ही वित्तीय सफलता का मूल मंत्र है। यह पुस्तक सिखाती है कि समृद्धि पाने के लिए समझदारी, संयम और समय के साथ निवेश आवश्यक है। प्रत्येक व्यक्ति की आर्थिक यात्रा अद्वितीय होती है, पर सही मानसिकता से हर चुनौती पार की जा सकती है। ये ज्ञान आत्मनिर्भरता और आर्थिक स्वतंत्रता की ओर ले जाता है, जो बदल देते हैं। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल एम ज़ील पर। यहाँ हम आपको सिर्फ असली किताबों की सीख देने वाली और प्रेरक कहानियां सुनाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 1, फाउंडेशंस ऑफ फाइनेंशियल साइकोलॉजी। इस प्रारंभिक अध्याय में हम मॉर्गन हाउसेल द्वारा प्रस्तुत की गई बुनियादी विचारधाराओं का अन्वेषण करके मंच तैयार करते हैं। मूल रूप से साइकोलॉजी ऑफ मनी जटिल फॉर्मूलास या एडवांस्ड वित्तीय थ्योरीज के बारे में नहीं है। यह इस बात पर है कि हमारी व्यक्तिगत हिस्ट्रीज, भावनाएं और परसेप्शंस किस प्रकार हमारे पैसे के प्रबंधन, मनी मैनेजमेंट को प्रभावित करते हैं। हाउसेल जोर देते हैं कि वित्तीय डिसीजंस शायद ही कभी प्योरली रैशनल होते हैं। वे हमारे पालन पोषण, सफलताओं और विफलताओं द्वारा आकार दिए गए फीलिंग से भरपूर होते हैं। वह समझाते हैं कि वेल्थ उतना ही व्यवहार, बिहेवियर का उत्पाद है जितना कि नंबर्स का। बचत, खर्च और निवेश के प्रति हमारे दृष्टिकोण उन एक्सपीरियंसेस से प्रभावित होते हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में काफी भिन्न हो सकते हैं। यह अध्याय इस विरोधाभास में गहराई से जाता है कि यहाँ तक कि सबसे बुद्धिमान व्यक्ति भी जब भावनाएं काम में आती हैं तो गलत वित्तीय डिसीजंस ले सकते हैं। हाउसेल अनेक एनेक्डोट्स का उपयोग करते हैं ये दिखाने के लिए कि किस प्रकार लक, रिस्क और टाइम वित्तीय परिणामों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उदाहरण के लिए यह विचार कि समान इंटेलिजेंस और इनकम वाले दो लोग समय के साथ बहुत अलग नेटवर्थ रख सकते हैं, जीवन की अनिश्चित प्रकृति में निहित है। यह केवल इस बात पर निर्भर नहीं कि आप कितना कमाते हैं या बाजारों, मार्केट्स को कितनी अच्छी तरह समझते हैं। यह इस पर भी है कि आप डर, लालच और अनिश्चितता का प्रबंधन करने में कितने सक्षम हैं। इन सिद्धांतों पर विचार करते समय कल्पना करें कि कैसे व्यक्तिगत एनेक्डोट्स, चाहे वह बचपन में परिवार के किसी सदस्य को आर्थिक मंदी के दौरान संघर्ष करते देखना हो या अचानक प्राप्त विंडफॉल का उत्साह, आपके पैसे के प्रति दृष्टिकोण को बदल सकते हैं। लेखक तर्क करते हैं कि ये अनुभव आइसोलेटेड इवेंट्स नहीं है, ये समय के साथ कंपाउंड होते हैं और अंततः आपके वित्तीय डेस्टिनी को आकार देते हैं। मूल रूप से हमारा पैसे के साथ संबंध हमारे आंतरिक सेल्फ का दर्पण है। यह हमारी ताकत, कमजोरियां और सबसे महत्वपूर्ण सीखने और बदलने की हमारी क्षमता को उजागर करता है। व्यवहार और धन के बीच इस अंतःक्रिया इंटरप्ले को समझना अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह हमें पारंपरिक सलाह पर पुनर्विचार करने के लिए चुनौती देता है, जो अक्सर पैसे के मामलों को केवल कैलकुलेशंस तक सीमित कर देती है। इसके बजाय यह हमें अपनी भावनाओं की जटिलता को अपनाने और यह मानने के लिए प्रेरित करता है कि सबसे अच्छी योजना बनाई गई स्ट्रैटेजीज भी अप्रत्याशित जीवन घटनाओं से बाधित हो सकती है। यह न्यूआंस्ड दृष्टिकोण हमें याद दिलाता है कि वित्तीय सफलता केवल एनालिटिकल प्रोग्रेस का परिणाम नहीं है, बल्कि आत्म जागरूकता और साइकोलॉजिकल रेसिलियंस पर भी निर्भर करती है। हमारी आधुनिक दुनिया में जहां इंफॉर्मेशन प्रचुर मात्रा में है लेकिन विजडम दुर्लभ है, हाउसेल का संदेश न केवल एसेट्स में निवेश करने का बल्कि अपनी इमोशनल वेलबींग में निवेश करने का स्पष्ट आह्वान बन जाता है। यह मान्यता कि हर वित्तीय डिसीजन व्यक्तिगत एक्सपीरियंस द्वारा प्रभावित होता है, पैसे के प्रबंधन के प्रति एक अधिक सहानुभूतिपूर्ण और यथार्थवादी दृष्टिकोण को प्रोत्साहित करती है। जैसे ही हम एक ऐसे नैरेटिव का अन्वेषण करने की तैयारी करते हैं जो इन विचारों को जीवंत करता है, ध्यान रखें कि वित्तीय स्वतंत्रता की यात्रा आंतरिक विकास जितनी ही महत्वपूर्ण है जितनी की बाहरी सफलता। चैप्टर 2, मनी जर्नी, रोहान्स स्टोरी। अब मैं आपको एक कहानी के माध्यम से ले चलता हूं, एक ऐसा नैरेटिव जो पुस्तक के केंद्रीय विषयों को समाहित करता है। यह रोहन की कहानी है,
एक ऐसे व्यक्ति की जिसकी जीवन यात्रा उन जटिल रिस्क, लक और बिहेवियर के नृत्य को दर्शाती है जिसे हाउसल इतनी खूबसूरती से वर्णित करते हैं। रोहन एक साधारण परिवार में पला पढ़ा जहां पैसे हमेशा एक सीमित रिसोर्स थे। उसकी प्रारंभिक यादें भव्य छुट्टियों या नवीनतम गैजेट से भरी नहीं थी, बल्कि वे उन बलिदानों द्वारा परिभाषित थीं जो उसके परिवार ने गुजारा करने के लिए किए थे। बचपन में ही रोहन ने वित्तीय अनिश्चितता के साथ आने वाले निरंतर संघर्षों का साक्षी बनने का अनुभव किया। मासिक सैलरी का इंतजार करने की चिंता, घर पर सावधानी पूर्वक बजट बनाना और एक बेहतर भविष्य की निरंतर आशा ने उसके युवा मन पर अमिट छापें छोड़ी। इन प्रारंभिक एक्सपीरियंसेस ने उसके भीतर कमाए गए हर रुपए के प्रति गहरा सम्मान और जीवन की अनिश्चितता के प्रति तीक्ष्ण जागरूकता का संचार किया। जब रोहन ने अपना करियर शुरू किया तो उसके पास शिक्षा और अपनी तकदीर बदलने का जुनून था। हम में से कई की तरह वह मानता था कि कड़ी मेहनत और थोड़ी सी लक के साथ वित्तीय स्थिरता हाथ में थी। हालांकि ये यात्रा बिल्कुल लीनियर नहीं थी। अपनी शुरुआती 20वीं उम्र में रोहन ने एक ऐसी नौकरी ली जिसने तेजी से उन्नति और आकर्षक वेतन का वादा किया। नए अवसरों के उत्साह को महसूस किया जा सकता था, फिर भी सतह के नीचे वह पैसे के प्रति अपने लंबे समय से धारित विश्वासों से जूझ रहा था। हर वित्तीय डिसीजन, चाहे वह एक मामूली इंपल्स परचेस हो या एक बड़ा निवेश, अतीत में अनुभव की गई स्केर्सिटी की यादों से प्रभावित था। उसके कार्यों का मार्गदर्शन सावधानी और अपनी अपब्रिंगिंग की सीमाओं से बाहर निकलने की उभरती इच्छा दोनों द्वारा किया जाता था। रोहन का निवेश में वह प्रारंभिक प्रवेश काफी सावधानी पूर्वक था। उसने छोटी छोटी बचतों से शुरुआत की और शेयर बाजार के मूल सिद्धांतों के बारे में सीखा। ऐसे समय भी आए जब वह झिझक गया, क्योंकि उसके पास मौजूद थोड़े से रिसोर्सेज को खोने का डर उसे रोकता था। फिर भी समय के साथ उसने सीखा कि सफलता जोखिम से पूरी तरह बचने में नहीं, बल्कि उसे बुद्धिमानी से मैनेज करने में है। उसने समझा कि धन संचय एक ग्रेजुअल प्रक्रिया है जिसमें पेशेंस और अनिश्चितता को सहने की विलिंगनेस दोनों की आवश्यकता होती है। रोहन ने हर सेटबैक को एक सीख के रूप में देखा, अपनी स्ट्रैटेजीज को रिफाइन करने और बाजार के तूफानों का सामना कर सकने वाले एक मानसिक फ्रेमवर्क को बनाने का अवसर पाया। रोहन की यात्रा में एक महत्वपूर्ण पल तब आया जब उसने एक मार्गदर्शक मेंटर से मुलाकात की, एक अनुभवी निवेशक जिसने बूम्स और बस्ट्स दोनों का सामना किया था। इस मार्गदर्शक ने अपनी गलतियों और ट्रायम्फ्स की कहानियां साझा की, जोर देकर यह कहा कि असली वेल्थ बैंक स्टेटमेंट पर दिखाए गए अंकों में नहीं, बल्कि व्यक्ति के कैरेक्टर की ताकत और उसकी विजन की स्पष्टता में निहित है। इन कहानियों से प्रेरित होकर रोहन ने अपना ध्यान बदलना शुरू किया। उसने न केवल स्टॉक्स और बॉन्ड्स में निवेश करना शुरू किया, बल्कि खुद में भी निवेश किया। उसने उत्सुकता से पढ़ना शुरू किया, वित्तीय हिस्ट्री और व्यक्तिगत नैरेटिव से सीख लेते हुए। उसने महसूस किया कि पैसा उतना ही ह्यूमन स्पिरिट के बारे में है जितना कि मैथमेटिकल फॉर्मूलाज के बारे में। जैसे जैसे रोहन की समझ गहरी हुई, उसने जीवन की अनिश्चित प्रकृति को अपनाना भी सीखा। ऐसे वर्ष आए जब उसके निवेशों ने शानदार गेन्स दिए और ऐसे भी जब नुकसान असाध्य लगते थे। लेकिन इन फ्लक्चुएशंस को अपनी इमोशनल स्टेट निर्धारित करने देने के बजाय उसने एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव विकसित किया। उसने ये देखना शुरू किया कि हर वित्तीय चक्र, चाहे वह उत्साह से भरा हो या निराशा से, विकास और सीखने के एक बड़े टैपेस्ट्री का हिस्सा है। उसकी कहानी रेजिलियंस की कहानी बन गई, जहां ध्यान तुरंत मिलने वाली ग्रेटिफिकेशन से हटकर धीरे धीरे स्थिरता से विजडम और धन संचय की ओर गया। पूरी इस यात्रा के दौरान रोहन की कहानी द साइकोलॉजी ऑफ मनी का एक मुख्य संदेश उजागर करती है कि हमारा वित्तीय डेस्टिनी केवल हमारे एनालिटिकल स्किल्स द्वारा नहीं, बल्कि हमारे द्वारा लिए गए डिसीजंस में छिपी भावनात्मक धारा का प्रबंधन करने की क्षमता पर निर्भर करता है। उसका जीवन माइंडसेट की शक्ति का प्रमाण था। यह याद दिलाता है कि जबकि बाजार अनिश्चित हो सकते हैं, एक डिसिप्लिन्ड पेशेंट अप्रोच सबसे टर्बुलेंट समय को भी पार कर सकता है। एक सावधान बचतकर्ता से एक आत्मविश्वासी निवेशक में रोहन का ट्रांसफॉर्मेशन अचानक
किसी विंडफॉल द्वारा नहीं, बल्कि पैसे के प्रति उसके विश्वासों के ग्रेजुअल परिवर्तन द्वारा चिन्हित था। अपने स्वयं के जजमेंट पर भरोसा करना और रिस्क तथा रिवॉर्ड दोनों को अपनाना सीखते हुए उसने अंततः एक ऐसी वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त की जो केवल धन संचय से कहीं अधिक थी। रोहन का नैरेटिव, जिसमें संघर्ष, परसिवियरेंस और अंततः ट्रायम्फ का मिश्रण है, हाउसल की पुस्तक के मुख्य पाठों को उजागर करता है। यह हमें याद दिलाता है कि वित्तीय वेलबींग की यात्रा कोई स्प्रिंट नहीं है, बल्कि एक मैराथन है। एक ऐसी यात्रा जिसमें हमें अपने सबसे गहरे डर का सामना करना पड़ता है और अपने एक्सपीरियंसेस की शक्ति का उपयोग करना पड़ता है। उसकी कहानी साझा करते हुए हमें अपने पैसे के प्रति, अपने रिलेशनशिप पर विचार करने, अपनी असम्पशंस पर सवाल उठाने और एक ऐसा अनोखा रास्ता चुनने के लिए साहस पाने का निमंत्रण मिलता है। चैप्टर 3, लर्निंग, कॉन्टेम्पलेशन एंड द वे फॉरवर्ड। इस अंतिम अध्याय में हम द साइकोलॉजी ऑफ मनी द्वारा दी गई स्थायी सीख और चिंतन पर ध्यान केंद्रित करते हैं। यह पुस्तक हमें सिखाती है कि पैसा अपनी हर रूप में कोई अंत नहीं है, बल्कि एक उपकरण है, एक ऐसा माध्यम न जिसके द्वारा हम एक ऐसा जीवन बना सकते हैं जो अनुभवों, संबंधों और व्यक्तिगत विकास से भरपूर हो। सबसे महत्वपूर्ण पाठों में से एक यह है कि सच्ची सफलता समय के साथ छोटे छोटे निरंतर कदमों से प्राप्त होती है, न कि अत्यधिक जोखिम भरे कदमों से। यह बचत की डिसिप्लिन, पेशेंस की विजडम और यह स्वीकार करने में ह्यूमिलिटी पर आधारित है कि हमारी सफलताएं अक्सर हमारे नियंत्रण से बाहर के कारकों का परिणाम होती हैं। हाउसल हमें उस पारंपरिक सलाह पर पुनर्विचार करने का आह्वान करते हैं जो तेजी से लाभ की चाह में जल्दबाजी करता है और मानसिक वेलबींग के महत्व को नजरअंदाज कर देता है। वह इस बात पर जोर देते हैं कि अपनी बायसेस को समझना साउंड फाइनेंशियल डिसीजंस लेने के लिए आवश्यक है। उदाहरण के लिए, गेट रिच क्विक स्कीम्स का आकर्षण अक्सर हमें यह भुला देता है कि स्थायी ग्रोथ रेयरली ग्लैमरस होती है। इसके बजाय एक स्टेडी अप्रोच जो सावधानी और गलतियों से सीखने की विलिंगनेस दोनों से चिन्हित हो, दीर्घकालिक लाभ प्रदान करने में अधिक सक्षम होती है। यह दृष्टिकोण विशेष रूप से आज की तेज तर्रार दुनिया में प्रासंगिक है, जहां तुरंत परिणाम पाने का दबाव इंपल्सिव डिसीजंस की ओर ले जाता है जो अंततः दीर्घकालिक लक्ष्यों को प्रभावित करते हैं। एक और महत्वपूर्ण सीख यह है कि पर्सपेक्टिव का महत्व कितना अधिक है। जैसा कि हाउसल बताते हैं, पैसा अत्यंत व्यक्तिगत है। दो व्यक्ति एक जैसी वित्तीय स्थिति का सामना कर सकते हैं, पर उनके रिएक्शंस उनके अनोखे अनुभवों के आधार पर पूरी तरह अलग हो सकते हैं। यह इंसाइट हमें सहानुभूति विकसित करने और दूसरों की आर्थिक यात्रा से अपनी तुलना करने के जाल से बचने के लिए प्रेरित करती है। एक ऐसे समाज में जहां सफलता को अक्सर बाहरी संकेतकों, लग्जरियस कार्स, ऑपुलेंट होम्स और एक्सट्रावेगेंट लाइफस्टाइल निगशाली से मापा जाता है, हाउसल हमें याद दिलाते हैं कि वित्तीय सफलता कोई एक आकार फिट्स ऑल फॉर्मूला नहीं है। यह एक व्यक्तिगत यात्रा है जिसमें हमें अपनी परिभाषा खुद तय करनी होती है, बिना सामाजिक अपेक्षाओं के दबाव के। रोहन की कहानी में यह सभी सीख जीवंत हो उठती है। उसकी ट्रांसफॉर्मेशन केवल अंकों या मार्केट ट्रेंड्स से निर्धारित नहीं थी, बल्कि उसके मनोविज्ञान में धीरे धीरे आए परिवर्तन का परिणाम थी, जिसने तत्काल ग्रेटिफिकेशन से हटकर ज्ञान और धन संचय की ओर ध्यान केंद्रित किया। उसने ये समझा कि हर सेटबैक एक सीख है, हर छोटी जीत एक बड़ी कहानी का हिस्सा है। इस तरह उसने ये महसूस किया कि असली सफलता सिर्फ धन के संचय में नहीं, बल्कि उस मानसिक परिवर्तन में है जो हमें जीवन के उतार चढ़ाव का सामना करने के योग्य बनाता है। जैसे ही हम आगे के रास्ते की ओर देखते हैं, द साइकोलॉजी ऑफ मनी हमें एक शक्तिशाली चुनौती छोड़ जाती है। अपने आंतरिक संसार में मास्टरी हासिल करके अपने वित्तीय डेस्टिनीज पर नियंत्रण करना। यह पुस्तक रातों रात अमीर बनने का कोई मैजिक फॉर्मूला का वादा नहीं करती, बल्कि यह एक रियलिस्टिक रोड मैप प्रदान करती है जो आत्म जागरूकता, दृढ़ता और जीवन के अपरिहार्य उतार चढ़ाव से सीखने के साहस को महत्व देती है। यह हमें यात्रा के एक हिस्से के रूप में अनिश्चितता को अपनाने और यह पहचानने का आह्वान करती है कि असली वेल्थ हमारी अनुकूलन क्षमता, विकास और अंततः
हमारे परिश्रम के फलों का आनंद लेने में निहित है। अंत में यह विचार करें कि वित्तीय स्वतंत्रता केवल आपके बैंक अकाउंट में एक निश्चित संख्या होने के बारे में नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा माइंडसेट विकसित करने के बारे में है जो आपको एक फुलफिलिंग, बैलेंस्ड जीवन जीने के लिए सशक्त बनाता है। चाहे आप अपनी यात्रा की शुरुआत कर रहे हो या कई वर्षों से इस रास्ते पर चल रहे हो, इस पुस्तक के पाठ आपको पैसे की जटिलताओं को ग्रेटर क्लैरिटी और कॉन्फिडेंस के साथ नेविगेट करने में मदद कर सकते हैं। यह हमें वित्तीय सफलता की सतह से परे देखने और उसमें निवेश करने का निमंत्रण देता है, जो वास्तव में मायने रखता है आपकी सीखने, अनुकूल होने और एक बदलती दुनिया में थ्राइव करने की क्षमता। इस द साइकोलॉजी ऑफ मनी के अन्वेषण में मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। मुझे आशा है कि रोहन की कहानी और आज हमने जिन मुख्य पाठों पर चर्चा की, उनके माध्यम से आपने यह जाना कि आपके अपने अनुभव और पैसे के प्रति विश्वास आपके भविष्य को कैसे आकार दे सकते हैं। याद रखें कि आप द्वारा लिया गया हर वित्तीय डिसीजन यह दर्शाता है कि आप कौन हैं और आप क्या बनने की आकांक्षा रखते हैं। धैर्य, जिज्ञासा और खुले दिल के साथ इस यात्रा को अपनाएं और अपनी वित्तीय कहानी को विकास, दृढ़ता और स्थायी संतुष्टि की कहानी बनाएं। आशा है कि आप अपनी वित्तीय यात्रा के हर कदम में प्रेरणा पाएं और याद रखें कि असली वेल्थ का माप उसमें नहीं है जो आप संचित करते हैं, बल्कि इसमें है कि आप एक व्यक्ति के रूप में कैसे विकसित होते हैं। और भी इंसाइट्स के लिए जुड़े रहें और ज्यादा डीप एनालिसिस के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। हैप्पी इन्वेस्टिंग और अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। धन्यवाद।